नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी टेट की जो बुकलेट हैं पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं पी वाई क्यू क्वेश्चन की, यानी 10 ईयर पी वाई क्यू। ठीक है, बुकलेट वाइज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। सी टेट 2026 यानी जो 8 फरवरी को आपका लगा हुआ है उसके लिए ये तैयारी चल रही है, चाहे आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है। देखिए, ये सीडीपी का पार्ट 7 है। सीडीपी का क्या है दोस्तों? पार्ट 7 है। अब तक हम पार्ट 6 बना चुके हैं और पार्ट 6 के अंदर हमने 7 पेपर सॉल्व अब तक करा दिए हैं। ये 7 पेपर की जो वीडियो है हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको ये सातों वीडियो मिल जाएंगी, यानी 7 बुकलेट आपको सॉल्व करी हुई मिल जाएंगी। टोटल हम आपको कितनी 12 बुकलेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आधा सी टेट का पेपर आपका यहीं से निकल जाएगा दोस्तों। अगर आपने सी टेट सीडीपी यानी पी वाई क्यू बुकलेट ठीक से सॉल्व कर ली दोस्तों, तो समझो आधा पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि पी वाई क्यू ही सी टेट की चाबी है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बुकलेट आपके सामने लग चुकी है। ये जो बुकलेट है दोस्तों, ये आपकी 2012 की है। ठीक है, कब की है? 2012 की है। तो ये देखिए, ये आपका जो पेपर है, पेपर जो है आपका ये फर्स्ट लेवल का है। चाहे आपका लेवल 1 हो, चाहे आपका लेवल 2 हो। जो बाल विकास है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, वो दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी नैराश्य का मतलब कुंठा का सामना करते हैं? तो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। बी ऑप्शन है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट है, देखिए तीसरा वाला है, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। और चौथा ऑप्शन है, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब है सर्वण हाथ से। अब सर्वण हाथ से मतलब है, तो जाहिर सी बात है, सर्वण हाथ से मतलब है यानी बोलने से संबंधित है। तो देखो, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता ये है नहीं। सर्वण हाथ का मतलब है, देखो यहाँ पे देखो, हेयरिंग लॉस। इसका मतलब सीधे सीधे होता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत से, संप्रेषण से। ठीक है, तो विद्यार्थियों, तो तीसरा ऑप्शन देखो, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, इससे कोई मतलब नहीं है और पहले ऑप्शन से भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक है, यानी जो हेयरिंग लॉस है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो कम्युनिकेशन पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, अधिगम अक्षमता। जो टॉपिक आपका अधिगम अक्षमता है वहाँ से है। इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट से। देखो, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या है किससे? तो ए ऑप्शन है यहाँ पे, बोलने व सुनने। बी ऑप्शन है सुनने। सी ऑप्शन है पढ़ने और डी ऑप्शन है बोलने। देखो, जाहिर सी बात है, डिसलेक्सिया की जब भी बात करेगा, देखो यहाँ पे हमने समझा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में देखो क्या लिखा है यहाँ पे समझो। डिसलेक्सिया में यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। ये शब्द है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये शब्द है। अब देखो, डिसलेक्सिया में इतना तोड़ो आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेख। क्या है? लेख। अब कोई भी लेख होगा तो उस लेख को आप क्या करोगे? जैसे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ है, कोई लेख है, तो उस लेख को क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है, पढ़ोगे। क्या करोगे आप? पढ़ोगे। ठीक है, तो जब पढ़ने से संबंधित है, जैसे ही आप भूल जाओ तो ये आप ट्रिक लगा लेना पेपर में। ठीक है, डिसलेक्सिया में लेख है, लेख को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो थर्ड वाला विकल्प है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो, कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। या बी ऑप्शन है, देखिए, बार बार उनकी परीक्षा होगी। सी ऑप्शन है, वे अन्य परीक्षार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग कर दिया जाए। तो देखो, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, तो आप समझदार हैं कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग की बात नहीं होगी इसमें। तो पहला चौथा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया।
बार बार उनकी परीक्षा होगी, तो दूसरा ऑप्शन बार बार परीक्षा होगी, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है देखो, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। यानी आपने सुना है भाई इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इंटरेक्टिव लर्निंग गिफ्टेड बच्चों के लिए यह आवश्यक होता है, ठीक है, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। कारण क्या है कि इंक्लूसिव एवं इंटरेक्टिव लर्निंग गिफ्टेड बच्चों के लिए भी आवश्यक है, यानी बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है से बचती है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो किससे बचती है? ये जो टॉपिक है आपका, ये है जेंडर का, जेंडर वाइज, ठीक है, यानी जो आपका जेंडर वाला टॉपिक है ये वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक। चलिए ये देखो, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका देखिए, एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी जेंडर वाइज से बचती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ये आपका चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। यानी गुड, क्या लिखा है देखो, गुड टेक्स्ट बुक। तो जो गुड टेक्स्ट बुक है वो जेंडर वाइज से क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होती है? जेंडर वाइज से क्या है? मुक्त होती है। तो इसलिए हमारा चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। देखिए, थोड़ा टाइम लेके हम आपको चीज़ें करा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं बिल्कुल समझ में आएँ, बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है जीन प्याजे से। किससे है? जीन प्याजे से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम मैं बता रहा हूँ सन 2011 से लेके अब तक 3 से 4 बार ये क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा। वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है, जब भी वस्तु स्थायित्व की बात हो तो सीधे सीधे इसको रट लो आप, इसकी जो स्टेजें हैं वो रट लो। पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात होगी नहीं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण ये भी गलत है, और औपचारिक वाला भी गलत है। यहाँ पे आएगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब चौथी वाली संवेदी प्रेरक चरण। जब भी वस्तु स्थायित्व शब्द आपको देखने को मिले तो आंखें मीच के यही वाला ऑप्शन लगाना है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, यानी चौथा वाला विकल्प आपको लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए मोटिवेशन से है। तो मोटिवेशन से क्या क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है, और मोटिवेशन से हर साल पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर फंसता है, ठीक है। चाहे वो वहाँ प्रेरणा हो, चाहे वो आंतरिक प्रेरणा हो, कैसे भी करके पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा जरूर। देखो, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, ठीक है। तो देखो क्या है, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर, तो ये भी नहीं लग रहा है सही। नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना, तो ये भी गलत है। ये थोड़ा सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला है, यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, ठीक है। कारण क्या है? देखो, बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षाएं दोनों ही सीखने में बाधक हैं। ध्यान रखना मेरी बात, यानी बहुत अधिक या फिर बहुत कम अपेक्षाएं दोनों ही सीखने में क्या है? बाधक हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? देखो, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, क्या है? विकास शुरू होता है तो पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, नेक्स्ट है शैशवावस्था से। तो विकास शुरू कहाँ से होता है ये कह रहा है। तो शुरू होता है, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, पूर्व बाल्यावस्था से।
कारण कारण समझो। देखो जो विकास होता है, विकास गर्भावस्था यानी जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। यानी जो विकास है, विकास क्या है बच्चे का, गर्भावस्था यानी जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो सही विकल्प है आपका वो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हार्वर्ड गार्डनर से है, ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत वहाँ से है। तो हार्वर्ड गार्डनर का भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं ये, बहुविध बुद्धि यानी बहुबुद्धि समझो इसे। सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, देखो कितना अच्छा कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। देखो यहाँ पे कह रहा है पशु, ठीक है, और खनिजों और पेड़ पौधों। अब आप बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, सबसे ज़्यादा पशु किसके पास मिलेंगे आपको? आप कहोगे सर किसान के पास। और पेड़ पौधों की जानकारी किसके पास होगी? किसान के पास, ठीक है। और खनिजों की जानकारी किसके पास होगी? किसान के पास। तो किसान किससे रिलेट कर रहा है ये? स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि या भाषिक बुद्धि। तो आप कहोगे किसान किससे? प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। क्या है इसका? प्राकृतिक बुद्धि। भाई किसान क्या है, वो हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहता है, यही देखता रहता है कि कब वर्षा होगी कब वर्षा नहीं होगी। तो किसान से अच्छी नॉलेज कोई रखता नहीं है प्राकृतिक वाली। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से ही समझो आप, ठीक है, बुद्धि से संबंधित है। देखो अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो औसत वाली होती है, ठीक है, और बहुत कम लोग हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? इनके कहने का मतलब ये है, देखो पहला है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि के वितरण, चौथा ऑप्शन है बुद्धि की वृद्धि। तो अगर हम इसके दोस्तों सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन सही, यानी बुद्धि के वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल सही जवाब है। कारण क्या है? कारण देखिए यह, अगर कारण बताएं हम तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तो होगा नहीं। यानी कारण की अगर हम बात करें, कारण इस प्रकार से समझिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल कर्व की अवधारणा को दर्शाता है, ऐसे करके आप समझिए। तो इसलिए आपका ये जो बी वाला ऑप्शन हो, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये आ गया भाई कोहल वर्ग। कोहल वर्ग हमने आपसे कहा था कि कोहल वर्ग के बिना पेपर छपेगा नहीं, कोहल वर्ग को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो कोहल वर्ग के 3 स्तर हैं, आप 3 स्तर पढ़ोगे, एक स्तर के 2 चरण हैं, तो 3 स्तर के कितने हो गए? 6 चरण हो गए। इनको आप अच्छे से कवर कर लो और 2 नंबर आप बटोर लो, 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे नैतिक दुविधा। क्या है? नैतिक दुविधा। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सहयोग की नैतिकता। क्या है? सहयोग की नैतिकता। थर्ड है नैतिक तर्कड़ा और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे नैतिक यथार्थवाद। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका? नैतिक तर्कड़ा हो जाएगा इसका। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक रीजनिंग पर आधारित है, ना कि केवल नियमों पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। सहायता की क्या है? आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो बात के लिए, मनोज्ञात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन,
नेक्स्ट है भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, थर्ड है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो कौन सा सही होगा, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा भावात्मक क्षेत्र, ठीक है, यानी जो विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को क्या है, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। कारण क्या है, कारण देखो आक्रामकता, भावनाएं, दृष्टिकोण यानी अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इससे। तो इसलिए क्या है, ये आपका भावात्मक क्षेत्र है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह फिर रिक्त स्थान में सहायता करती है। तो किस में सहायता करती है ये आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका आक्रामकता, बी ऑप्शन है दुष्यंता, सी ऑप्शन है सामाजिकरण और डी ऑप्शन है मूल द्वंद्व। तो देखो समझो, शिक्षार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह क्या है, यह सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। ये क्या है दोस्तों, सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं, यानी ग्रुप एक्टिविटीज जो होती हैं वो बच्चों में सहयोग, सहभागिता और सामाजिक व्यवहार विकसित करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इंक्लूसिव एजुकेशन का है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन से टोटल दोस्तों सीडीपी में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2 बुकलेट हम आपको कल करा देंगे, तो 2 बुकलेट कल करा देंगे तो टोटल आपकी 12 बुकलेट हम सॉल्व करा देंगे सीडीपी की, ठीक है। इसके बाद अपने लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से तैयार करेंगे। चलो समझो, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की ओर संकेत करती है, समझो, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को बच्चों को शामिल करती है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो थर्ड वाला पकड़ो सबसे पहले, केवल बालिका शिक्षा को, तो केवल वाला नेगेटिव है, हटाओ इसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, निरयोग बच्चों को, ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है आपका। दूसरा वाला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा, देखो विशिष्ट विद्यालयों की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। पहला वाला ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को क्या करे, शामिल करती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है देखिए 14 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, ठीक है। तो इससे को सहायता मिलती है। तो ये क्या है, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी स्वायत्तता, क्या कह रहा है, शिक्षार्थी स्वायत्तता। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुनर्वलन, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पुनर्वलन। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, वो है ज्ञान के सह संबंध व अंतरण, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। और चौथा है व्यक्तिक विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। वो कैसे होगा, देखो कारण समझो। देखो विषयों को जोड़ने से ज्ञान का स्थानांतरण होता है। आपने क्या समझा कि जो विषय होते हैं ना, विषयों को जोड़ने से क्या होता है, ज्ञान का स्थानांतरण होता है। और इसी के कारण ये वाला जो ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, ये विकल्प सही है, ठीक है। बकाया यहाँ पे गलत होंगे, शिक्षार्थी स्वायत्तता सही नहीं है, पुनर्वलन भी सही नहीं है और व्यक्तिक विभिन्नता भी सही नहीं है। अब देखो सृजनात्मकता, ये मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक आपको कराया हुआ है दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन बनता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% पेपर में देखने को हर बार मिलता ही मिलता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसको आप देखिए प्लेलिस्ट पे जाकर। देखो सृजनात्मकता जो होती है वो मुख्य रूप से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? तो देखो यहाँ पे लिखा है अपसारी यानी बहुविध चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है मॉडलिंग अनुकरण और अभिसारी चिंतन। तो मैं आपको यहाँ पे सही ऑप्शन बता दूँ। देखिए जो सृजनात्मकता की बात करी है, मॉडलिंग का कोई मतलब नहीं, अनुकरण गलत है, अभिसारी चिंतन गलत है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा दोस्तों अपसारी चिंतन यानी बहुबोध, ठीक है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान है, रूप से क्या है? प्रेरित है। तो इसका सही जवाब आपको देखना है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका समझो अभिप्रेरणा से है, मोटिवेशन से है, ठीक है। मोटिवेशन जो टॉपिक है उससे है। ए ऑप्शन है बाह्य, बी ऑप्शन है वैयक्तिक, सी ऑप्शन है अनुभाविक और डी ऑप्शन है आंतरिक। देखो अगर कोई विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थी का क्या है दोस्तों? यह उसका आंतरिक है, आंतरिक रूप से वो प्रेरित है, ठीक है। तो ना तो वहाँ है, वहाँ होता तो पुरस्कार की बात की होती। वैयक्तिक गलत है, अनुभाविक भी नहीं होगा, जो आंतरिक है, आंतरिक यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्या आता है? तो देखो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र, सी ऑप्शन है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, सीखने के गतिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कारण क्या है? डूइंग, सीधे सीधे यहाँ पे समझो, अगर मैं लिख के कहूँ तो ऐसे करके आप समझ लो, डूइंग बराबर एक्शन और एक्शन बराबर होता है कॉग्निटिव डोमेन। इसका मतलब है ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ एवं विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, किसके लिए है? तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। देखो अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, तो ये भी इतना मजबूत ऑप्शन है नहीं। विद्यार्थियों का नाम रोशन करने के लिए, ये भी इतना मजबूत नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बिल्कुल सही जवाब है कि भाई विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? जब आपने लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, ठीक है, टाइम तो लगेगा, ये आप मान के चलो। चलिए 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। सामूहिक गतिविधियों में क्या रख रही है? वो व्यस्त रख रही है, ठीक है। जैसे क्या है? समूह चर्चा और समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? प्रतियोगिता आधारित अधिगम। नेक्स्ट है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट है मनोरंजन द्वारा अधिगम। चौथा है भाषा सिद्धांत निर्देशित अधिगम। अब सबसे अच्छा ऑप्शन आपको देखना है। यहाँ पे प्रतियोगिता की बात ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही सबसे अच्छा जवाब है वो है दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। यानी जो सीखना है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। कारण क्या है? कारण समझो, देखो समूह कार्य में आपसी सहयोग, संवाद और सामाजिक सहभागिता होती है। तो इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को
कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह है। तो वह क्या है? अब 4 ऑप्शन है, बहुत ही प्यार से ऑप्शन को समझिएगा। देखो, दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात कर रही है, तो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ रही है, या फिर कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या फिर चौथा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? तो वह दोस्तों सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में क्या कर रही है? वो मदद कर रही है। ठीक है, ये चौथा वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को साथ लेकर चलना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलना, यानी चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इसका कारण क्या है? समझो, देखो, इनमें अधिकतम इंद्रियों का इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। बी ऑप्शन है वे शिक्षक को आराम देते हैं। सी ऑप्शन है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देखना है जो सबसे अच्छा हो। देखो, एक शिक्षिका जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर रही है, ठीक है, और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर रही है। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो इंद्रियां हैं आपकी, वो अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करती है। यानी जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कारण क्या है? देखो, कारण ये है, अगर आप जितनी अधिक इंद्रियां जुड़ेंगी, यानी जितनी अधिक इंद्रियां जुड़ेंगी, सीखना उतना ही स्थायी होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो सीटेट की, अगर मान लो सीडीपी की तैयारी आप खुद से करोगे, क्या है, खुद से करोगे, तो इतने अच्छे से चीज़ें याद नहीं होंगी और इतनी अच्छे से चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे कि आपको जो चीज़ें जो याद कर रहे हो वो स्थायी बन सके। लेकिन अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें, अगर आपको देखोगे, यानी अपनी आँखों से देखोगे, ठीक है, और कानों से सुनोगे, यानी देखकर और सीखकर जो चीज़ हम सीखते हैं वो स्थायी होती है और उसी चीज़ को हम थोड़े लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का यही रोल है। चलिए आगे समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गए आपके जीन प्याजे जी। जीन प्याजे का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में बना है। ठीक है, देखो, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी यहाँ बात हो रही है किसको? संशोधन की। संशोधन किया जाता है, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? तो देखिए कितना प्यारा सा जवाब होगा इसका। ए ऑप्शन है स्कीमा, और बी ऑप्शन है देखिए प्रत्यक्षण, और सी ऑप्शन है समायोजन, और चौथा ऑप्शन क्या है? समावेशन। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे पहचानना है। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा? देखो, जब वो संशोधन की बात किया कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या है? समायोजन की बात कर रहा है। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब पूर्व का अधिगम, यानी जब पूर्व का अधिगम, क्वेश्चन बहुत बिंदास है दोस्तों, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित ना करे, यानी बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, ना सकारात्मक और ना नकारात्मक, कोई भी प्रभाव ना डाले, तो यह क्या कहलाता है? यानी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण तब पड़ता जब वो नकारात्मक प्रभाव डालता। यहाँ पे तो कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण
या फिर अधिगम का निरपेक्ष या फिर अधिगम का सकारात्मक। तो सकारात्मक होगा नहीं, निरपेक्ष होगा नहीं, यानी अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी दूसरा वाला यहाँ पे विकल्प बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्योंकि अधिगम का जो शून्य स्थानांतरण है वो यही कहता है कि जब आपने कोई भी चीज़ पहले से सीखी है और आपकी नई परिस्थिति में ना तो वो आपको लाभ पहुँचाए और ना ही आपको हानि पहुँचाए, तो ये क्या होगा, ये आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। चिंतन। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, दोस्तों जो मैंने आपको सीडीपी के नोट्स दिए हैं ना, उसमें एक एक टॉपिक इनमें से चुन चुन के मैंने डाला हुआ है और चिंतन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो भी पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट से देखिए तो सही, पढ़िए तो सही। देखो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या वो भावात्मक व्यवहार है या फिर संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है या मनोवैज्ञानिक परिघटना है। देखो जो चिंतन है ना, थिंकिंग, ये दोस्तों क्या है, ये एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, यानी संज्ञानात्मक गतिविधि है, ना कि भावात्मक और मनोगतिक प्रक्रिया है नहीं और मनोवैज्ञानिक परिघटना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो चिंतन टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। तो एक जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें बच्चे समानता कैसे सीखते हैं, क्या वो अपने समूह में सीखते हैं या व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों में या फिर मुख्य रूप से शिक्षक से, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिक रूप से। तो देखो समूह में, व्यक्तिक और समूह दोनों में, ठीक है, व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों में वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, गहन प्रतियोगिता होती है या फिर उच्च नैतिक विकास होता है या समूह में द्वंद्व होता है। तो ये चौथा और ये गहन प्रतियोगिता, ये दो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है आपके, ठीक है। तो सबसे सटीक जो तीसरा और जो पहले में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये आपका पहला वाला है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होता है दोस्तों यहाँ पे विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो टॉपिक है आपका कहाँ से आया है दोस्तों, ये आया है आपका आनुवांशिकी एवं पर्यावरण से, ठीक है। मैंने जो 12 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उनमें देखो एक क्वेश्चन वहाँ से ये भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता का संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता का संबंधी कारक क्या है, चिंतन पैटर्न है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। आँखों का रंग, देखो आँखों का रंग ये पॉजिटिव ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, तो ये भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। यानी जो आँखों का रंग है ना, आँखों का रंग ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आँखों का जो रंग है वो सीधे आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। यानी जो आँखों का रंग है वो सीधे सीधे किससे, आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं, यानी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन को चुनिए। बी ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, और थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, चौथा ऑप्शन है उनके ज्ञान की सीमा। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे यानी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो क्यों सही है, क्योंकि जो छात्रों की गलतियां हैं वो यह बताती हैं कि उन्हें सुधार की कहाँ ज़रूरत है। यानी जो छात्रों की गलतियां हैं वो यह बताती हैं कि उन्हें जो सुधार है वो सुधार की कहाँ पे ज़रूरत है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है।
यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? तो समझिए यहाँ पे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध और निरंतरता। अब कॉमन सी बात है, एक सीमा है, दूसरी क्या है, दूसरी आपकी लीना है। ठीक है, सीमा बहुत जल्दी सीख लेती है और लीना सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्योंकि हर बालक के सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। हर बच्चे की जो सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे पहचानना है। ए ऑप्शन है शारीरिक गठन, बी ऑप्शन है पौष्टिक की गुणवत्ता, सी ऑप्शन है संस्कृति और डी ऑप्शन है आपका शिक्षक की गुणात्मकता। तो सही जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें अगर आप भरोगे तो देखो शारीरिक गठन रख के देखो, शारीरिक गठन पहला वाला ऑप्शन रख के देखो, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। जो शारीरिक गठन है दोस्तों, वो वातावरणीय प्रभाव नहीं है, वातावरण यानी पर्यावरण से संबंधित नहीं है। वो किससे संबंधित है? शारीरिक जो गठन है वो आनुवांशिक कारक है। क्या है? आनुवांशिक कारक है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इस बुकलेट को हमने सॉल्व कर लिया, 30 क्वेश्चन लगभग हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं अगली बुकलेट पर। चलो अब ये नेक्स्ट बुकलेट आपके सामने आ गई। चलो इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पे भी बात हो रही है, को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन है, देखिए पर्यावरणीय कारकों का विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। और देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चौथा ऑप्शन है वंशागत क्रिया विशेषताओं का पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष सुविधा देती है। अब चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो उसको चुनना है, यानी विकास में जो व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए कौन महत्वपूर्ण है। तो थर्ड ऑप्शन की ओर जाओ और थर्ड ऑप्शन पे एक बार देखो, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक एवं पारस्परिक क्रिया पर विचार मंथन। सबसे अच्छा जो जवाब है हमारा वो थर्ड वाला ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब देखो यहाँ पे है आपका वृद्धि एवं विकास से संबंधित, तो ये नहीं है वो आपको पहचानना है। किसी प्रकार से 3 हैं और 1 नहीं है। देखो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, पॉजिटिव ऑप्शन है। विकास समय समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी थोड़ा पॉजिटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट है विकास की सटीक गति। क्या विकास की सटीक गति होती है? प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है, तो ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी विकास की जो सटीक गति है एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? तो इसका सही विवेचन क्या है? देखो अनेक शोध अध्ययनों से ये पता चला कि भाई जो शिक्षक है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करता है, ये इसका सही विवेचन क्या है? तो देखो ये जेंडर टॉपिक जो है उससे संबंधित है। ये क्या कह रहा है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो देखो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है, सबसे अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो प्रगतिशील शिक्षा बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से पढ़िए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। बिल्कुल सही ऑप्शन पहला ही वाला ऑप्शन पॉजिटिव है। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, ये सही नहीं है। वहाँ प्रेरणा तथा एकरूपता मूल्यांकन मानदंड, ये भी आपका सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में क्या करना है, विश्वास करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको समझो। देखो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अन्वेषण अनुकूलन करने चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ो, यानी कई प्रकार की दृश्य सामग्रियों को प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। और जो चौथा ऑप्शन है वो देखो क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो देखो दृष्टि बाधित बच्चा है, तो जब दृष्टि बाधित बच्चा है तो देखो स्पष्ट रूप से वो देख तो सकता नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। यानी यहाँ पे क्या है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग का है। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। देखो हतोत्साहित शब्द क्या है, नेगेटिव है, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट है कभी कभी प्रयोग, तो कभी कभी प्रयोग, ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना, तो जहाँ पे भी सक्रिय रूप की बात होगी तो वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो समावेशी कक्षा की बात कर रहा है तो मानकीकृत परीक्षण यहाँ पे होगा नहीं, और प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। विशिष्ट शिक्षा योजना, तो विशिष्ट शिक्षा योजना आपका एक पॉजिटिव आंसर है। एक रूप निर्देश, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। अधिगम अक्षमता से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अधिगम कर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पे पठन अक्षमता अधिगमकर्ता यानी धारा प्रभाव, पढ़ने और लिखने में कमी, ठीक है। दूसरा देखो सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमा, यह आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते। तो देखो पहला वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता यानी धारा प्रभाव, पढ़ने व लिखने में कमी, ठीक है, ये वाला आपका सही है। यानी अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान एवं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक समस्या को मूल एवं अपसारी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर फंसना आपका पक्का है। बहुत बार देखो पेपर में पूछा गया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डाइवर्जेंट जहाँ पे भी दिखेगा तो डायरेक्ट आप सोचोगे नहीं और सृजनात्मकता पे डायरेक्ट आप लगा दोगे, ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको आप देख लीजिए। पूरी मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, सारी वीडियो क्रम से आप देख डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं है। देखो यहाँ पे जो नहीं है वही आपको लगाना है विकल्प। देखो पहला ऑप्शन समझो, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव ऑप्शन है।
नेक्स्ट है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट देखो, अध्यापक विशिष्ट सत्रवसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ये आपका नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प भी पढ़ लेते हैं। चौथा है देखो, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। तो जो चौथा वाला है ये भी आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक शिक्षार्थी को विद्यार्थियों को, यहाँ पे देखो रिक्त स्थान है, विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, प्रदर्शन लक्ष्य या फिर अधिगम लक्ष्य, इसे इसमें भर के देखो। यानी एक शिक्षक को विद्यार्थी को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अधिगम लक्ष्य के, गलत है। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लेने के लिए, गलत है। अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए, ये भी सही नहीं होगा। देखो, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य यानी अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, यानी यहाँ पे क्या होगा, चौथा वाला विकल्प सही होगा, ठीक है, लर्निंग गोल्स। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं है। जो नहीं है वो ही आपको देखना है। अब देखो पहला एग्जाम्पल, दोहराना और स्मरण करने को बढ़ावा देना। अब देखो, जब दोहराने की बात हो रही है तो भैया रिकॉल की जहाँ पे भी बात होगी, ठीक है, तो समझो ये गलत है, ठीक है। यानी दोहराना और स्मरण करना ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे भी नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, पहला ही ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वहाँ अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। मैंने आपसे कहा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, 1 नंबर बनना ही बनना है और हर बार यहाँ से पेपर में छपता है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है अभिप्रेरणा वाला टॉपिक, उसको आप देखिए वीडियो को। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने में अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि प्रत्येक नियत कार्य के लिए मुझे अंक देने पड़ते हैं। अब देखो उसका लालच है, उसे छात्र को क्या लालच है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें क्या दे रहा है, वो अंक दे रहा है, यानी अंक दे रहा है। तो ये क्या हो गई, वहाँ प्रेरणा हो गई। और जबकि देखो पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो ये क्या है, उसकी आंतरिक प्रेरणा हुई। अब दूसरा ऑप्शन, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो ये क्या है, ये वहाँ प्रेरणा नहीं है, ये भी आंतरिक है। नेक्स्ट चौथा विकल्प, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन ये जो है शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक प्रदान कर रहा है, तो ये क्या है, वहाँ अप्रेरणा है, ठीक है। तो वहाँ अप्रेरणा का उदाहरण ही वो आपसे पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो केवल गैर, देखो केवल जहाँ पे नेगेटिव शब्द है, यानी केवल आ जाए तो नेगेटिव है, और केवल इसमें भी है केवल उदाहरण देना, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, दोनों नहीं देने चाहिए, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, उदाहरण और गैर उदाहरण देने चाहिए, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अब अर्थ निर्माण को कौन बढ़ावा देगी, तो देखो सूचना का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, नेगेटिव है। एक रूप मानकीकृत परीक्षण है, ये भी क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा। सूचना का संचरण और अन्वेषण एवं परिचर्चा, तो देखो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी रणनीतियों के उदाहरण हैं। तो देखो, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों का अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, और हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो ये जैसे के तैसे हैं, बिल्कुल सीरियल से वैसे ही लग जाएंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, कोरी पट्टियाँ या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देखो, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। अब देखो यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, एक समस्या व समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यही वाला है। चौथा वाला भी सही नहीं है, थर्ड वाला हमें ऑप्शन सबसे बेहतरीन मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। एक शिक्षक की जो भूमिका है वो किस प्रकार की होगी, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, या छात्रों को छोड़ देना गलत है, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। देखो, कोऑपरेट सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टिव होना, ये वाला बिल्कुल सही है। सपोर्टिव होना यानी सहयोग कर रहा है, वो सही है। नेक्स्ट देखो, थर्ड ऑप्शन, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभा, ये पक्षपात वाली बात हो गई। एक मूक दर्शक होना, जो बच्चों को कम करना, जो बच्चे को करना चाहते हैं उन्हें कर देना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी वाला है इसमें, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की क्या है, निगरानी करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं बिंद हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बच्चों की जो गलतियां हैं, ठीक है, बच्चों की जो गलतियां हैं और भ्रांत धारणाएं हैं, वो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर आ गए आपके प्याजे जी। प्याजे क्या कह रहे हैं समझो। प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके से को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, स्कीमा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्याजे उसका है, वाइगोत्स्की का। ये आपका वाइगोत्स्की का है, देख लेते हैं इसे। देखो, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा, यानी सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो ये क्या है, ये दोस्तों ZPD है। क्या है, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही ऑप्शन है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक क्वेश्चन को देखिए। देखो, अगला जो 22वां क्वेश्चन है ये भी आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है, वाइगोत्स्की का ही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो भैया जाहिर सी बात है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया बिल्कुल रटा हुआ आंसर है, पहला ही आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, अधिगम विकास पर ध्यान किए बिना घटित होता है, नेगेटिव है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है
और सी ऑप्शन है देखो विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं। चौथा ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते। तो पहले और दूसरे और तीसरे ऑप्शन में देखो थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, बी ऑप्शन है परिकलित निगमात्मक तर्क। देखो यहाँ पे मूर्त क्रियात्मक अब स्टेज की बात हो रही है, तो द्वितीयक ये गलत है, ये सब गलत है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट देखो ये सब जीन प्याजे ही चल रहा है आपका, ये भी जीन प्याजे का ही है। जीन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। प्रतियोगिताओं का अनुबंधन या निष्क्रिय अभ्यर्थी या कौशलों का अर्जन। देखो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, टाइम कम है दोस्तों आपके पास, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से करा रहे हैं दोस्तों, सिलेबस आपका टाइम से हो जाए और रिवीजन भी आपकी हो जाए। समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो देखो ये जो है ये आपका लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ गया आपका फिर से वही आ गया कोहल वर्ग। तो इनको समझो, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। मैंने आपसे कहा कि आप इनके 3 स्तर को पढ़ लीजिए। 3 स्तर दिए हैं, पारंपरिक स्तर, पूर्व स्तर और आपका उत्तर परंपरागत स्तर। इस प्रकार से 3 स्तर है और उनके 6 चरण हैं। प्रत्येक स्तर के 2 चरण हैं तो 6 चरण हैं। 3 स्तर 6 चरण आप अच्छे से कवर कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। 2 नंबर आपके CDP में ये वाला जो कोहल वर्ग है ये दे के जाएंगे। देखो अंतःकरण के द्वारा स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो यहाँ पे देखो सही जवाब क्या होगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नेक्स्ट है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये इसका एग्जाम्पल है थर्ड वाले का। जब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा तब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15 नंबर का जो कंटेंट है उसको आप रटिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि देखो पेडागोजी की अगर शब्दावली थोड़ी कठिन आ गई तो आपकी मत कट जाएगी, फिर आप असफल हो जाओगे CDP में, क्योंकि कंटेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके नहीं बैठोगे, ठीक है, और फिर शब्दावली वहाँ पे पेडागोजी की कठिन आ गई, फिर आप करोगे क्या। तो इसलिए जो 15 नंबर हैं कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके बैठो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आना ही आना है, बचना नहीं है। देखो हार्वर्ड गार्डनर फिर से आ गए, ये क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं देखो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। दूसरों की मनोदशा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इंटरपर्सनल है, ठीक है, इंटरपर्सनल है। बी वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। जो मैंने 12-18 जो टॉपिक करा रखे हैं उनको आप एक एक वीडियो को देखिए, अच्छे से करिए और नोट्स बनाइए, और नहीं तो आप नोट्स लीजिए, समय बहुत कम है आपके पास, जुड़िए और नोट्स लीजिए दोस्तों, अच्छी तैयारी कीजिए। आप कहाँ चक्कर में पड़े हो आप। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, तो कौन कौन से कारण होने चाहिए ये आपको देखना है। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग नाम देना नेगेटिव है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना,
पॉजिटिव है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना सही है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ गया आपका सामाजिकरण से। देखो सामाजिकरण जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखो जो मीडिया, विद्यालय, यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक की बात की नहीं है। जब उसने प्राथमिक और द्वितीयक की बात नहीं की है तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस, यहाँ पे क्या है, चारों सही हैं, यानी थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जल्दी से महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए। देखिए अगर आप दोस्तों सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 8 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो देखो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपको सीटेट सीडीपी के नोट्स 199 में प्रोवाइड करा रहा है। बहुत अच्छे नोट्स होंगे और 10 ईयर के आपको पीवाईक्यू भी सारी बुकलेटें आपको सॉल्व करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ में आपको सीटेट एबीएस ये आपकी हेल्प कर दी जाएगी, यानी ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में दे दी जाएंगी, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। सीटेट एबीएस, हिंदी पेपर 1 और 2 और एसएसटी पेपर 2, संस्कृत पेपर 1 और 2 और मैथ साइंस आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा। ये आपकी दोस्तों फ्री में आपकी मदद कर दी जाएगी, जिससे कि आपका पहली बार में सीटेट निकल जाए अच्छे से। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।